नमस्ते, मेरे साथ शबनम हाशमी साहिबा हैं। मैं शबनम जी, स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। शबनम जी, ये हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं। देश के आप जैसे बहुत से एक्टिविस्ट, बहुत से बुद्धिजीवी, मीडिया पर्सन, आर्टिस्ट, ये सारे लोग मिलके एक आवाज उठा रहे हैं कि जो देश में इस समय एसआईआर हो रहा है, उसके पहले उनका कहना है कि जो एक्सपेरिमेंट बेसिस पे पहला एसआईआर बिहार में हुआ था, अ, जी, वो आप सब लोगों का ये मानना है, और आप लोग पत्र लिख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, उसी सीरीज में हम एक 10 रोज एक किसी का इंटरव्यू करते हैं, उसको लगाते हैं। आप लोगों की ये मानना है कि जो बिहार के इलेक्शन हुए, वो जो भारत का जिस तरह से इलेक्शन होने चाहिए, जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, जितनी अकाउंटेबिलिटी के साथ, वो वैसे नहीं हुए हैं। और जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब भी नहीं दे रहा है इलेक्शन कमीशन। ऐसे में एक बड़े वर्ग का देश का मानना है कि ये इलेक्शन बिहार के अवैध हैं, और अगले 12 एसआईआर की वो बात नहीं कर रहा हूं, कह रहे हैं कि पहले तो इसी को आप प्रूव करिए कि ये ट्रांसपेरेंट है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, किसी के साथ कोई फेवरेटिज्म नहीं हुआ है। मैं इस पे पहला, क्योंकि आप बिहार खूब गई थी, आपने वहां लोगों से मुलाकात की थी, सबको एक चीज आश्चर्य है कि देश में जितना याद है सबको, 90% का जो स्ट्राइक रेट है, वो आज तक किसी भी असेंबली इलेक्शन में किसी का नहीं हुआ। तो ये अजीब से इलेक्शन से, तो पहली आपकी प्रतिक्रिया कि ये जो एसआईआर है, ये जो भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इज इट एक्सेप्टेबल, या इलेक्शन कमीशन को बहुत से प्रश्नों के जवाब देना चाहिए, और देना हम लोग उसको मांग भी रहे हैं लगातार। शबनम जी। देखिए जो कुछ बिहार में हुआ वो बिल्कुल ही लगता ही नहीं कि ऐसा हो सकता था। क्योंकि मेरा तो मानना ये है कि बीजेपी खुद भी हैरान है कि इतने कहाँ से आ गए। मतलब आप, ऐसा नहीं है कि पहली बार बेईमानी हो रही है। मैं तो ये 2012 से जो गुजरात में इलेक्शन हुआ था जब मोदी मुख्यमंत्री थे, तब से मैं लगातार ये आवाज उठा रही हूँ। उस टाइम ईवीएम्स की बात थी और ईवीएम में घोटाले होते थे जो अब बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गए, लेकिन ये जो एसआईआर के प्रोसेस में जो हुआ है, और अब कुछ ऐसा नहीं है जो ढका छुपा है, क्योंकि जितने प्रूफ सामने आ गए, सोशल मीडिया में रोज ही आ रहा है, कितने लाखों वोट्स हटा दिए गए और लाखों ऐड कर दिए गए, फिर उसमें कितने फर्जी वोटर हैं, जो लोग मरे हुए हैं वो भी हैं, उनके भी नाम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो मैं समझती हूँ, मैंने देखिए मैं आंकड़ों के साथ तो बहुत ज्यादा काम नहीं करती हूँ, मैं एक ग्रास रूट एक्टिविस्ट हूँ, और मैंने 1.5 महीना पूरे बिहार के 20 जिलों में मैं गांव गांव घूमी हूँ। मेरा मकसद ये था कि मैं वहाँ की औरतों की जो स्थिति है उसको जान सकूं, और 20 जिलों में तकरीबन 6,500-7,000 महिलाओं से सीधा संवाद मेरा रहा। हर ग्रुप के साथ मैंने 1.5-2 घंटा गुजारा है। जमीन पे जो दिखाई दे रहा था वो ये था कि साफ तौर पे महिलाएं ये कह रही थी कि हमको बदलाव चाहिए, क्योंकि उनके हालात बहुत खराब हैं औरतों के। तो उस माहौल को देखने के बाद और जो रिजल्ट आए हैं, और उसमें जिस तरह से, जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बांट दी गई हैं सीटें, वो बहुत हैरानी की बात है। फिर जो इन्होंने एसआईआर जब खत्म किया और जो इन्होंने वोटर, कितने वोट पड़े और कितने वोटर्स हैं, उसमें भी लास्ट के मोमेंट पे भी 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। जो वोटर लिस्ट है उसमें तो राहुल गांधी ने ही दिखाया पूरे हिंदुस्तान को कि एक ही वोटर लिस्ट पे एक ही नाम के साथ एक ही तस्वीर के साथ कितने अलग अलग वोटर्स हैं, या एक ही घर में 600 कहीं 500 कहीं 99। तो वो सारी चीजों का जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि जवाब वो देता है जो निष्पक्ष काम करता है। जब इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया, तो हम उम्मीद भी करें कि वो जवाब देगा, तो मुझे लगता नहीं कि वो जवाब देगा। बात जी। यह है कि अब इस देश की जनता को सोचना है कि इन हालात में क्या करें, जब ना इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, ना जुडिशरी का एक बड़ा सेक्शन जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। मीडिया तो पहले ही, जिसको हम मेन लाइन मीडिया कहते हैं, वो पहले ही बिक चुका है। तो ये किस तरह जी। लड़ाई होगी, किधर जाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जी। क्योंकि शबनम जी, इसको इस तरह से ज्यादातर लोग तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये आम आदमी को, जो लोकतंत्र के जो पहली सीढ़ी थी,
और उससे उसके बहुत से दरवाजे खुलते थे, उसका हक, उसका हुकूक, उसकी बराबरी, उसको इस देश में जीने का हक, उसको जो इस देश की बहुत सा संविधान गारंटी करता था, उसका मतलब बहुत सी गारंटीज को, ये दरवाजे बंद हो जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मेरे वोट का अधिकार छीन ले रहे हैं और मुझे उस वोट के प्रोसेस में ही नहीं रख रहे हैं, तो मैं तो इस अधिकार से वंचित हो रहा हूं। एक तो आप इस पे जरा मैं चाहता हूं, दूसरा इस देश का संविधान ये बार बार कहता है कि मेरा काम नहीं है अपना प्रूफ लाना। मैं अगर इस देश में हूं, मैं इस देश में रहता हूं, मैं यहां पैदा हुआ हूं, तो ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो मुझे वोटर लिस्ट में डाले। मैं नहीं जाऊंगा, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जो संविधान कहता है। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहता हूं, क्योंकि अब ये मुझसे, मैं लखनऊ में बैठा हुआ हूं, ऐसा यार वो बीएलओ आ रहा है कि वो 2003 का कागज दीजिए, फिर मेरे लड़के के लिए कह रहा है उनका कागज दीजिए, तो उनके पिता का दीजिए, तो ये क्या क्या तमाशा हो रहा है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा। इट इज द ओनस, इलेक्शन कमीशन हैज शिफ्टेड ऑन अस, जबकि हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। शबनम जी, इस पे मैं समझना चाहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो वोट का अधिकार है अगर वो ही छिन जाए, देखिए हमारे संविधान ने हमें बहुत सारे बराबरी के अधिकार दिए। संविधान ने कहा कि किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी रीजन के हो, किसी भी आपका जो भी आप औरत हो, मर्द हो, कोई भी धर्म हो, आपको बराबरी का अधिकार मिलेगा। बाकी अधिकार तो मिले नहीं, उनके लिए लड़ाई चल रही है। औरतें लड़ रही हैं, दलित लड़ रहे हैं, आदिवासी लड़ रहे हैं अपने बराबरी के अधिकार के लिए। लेकिन एक इकलौता अधिकार था जो वोट का अधिकार था, जो सबके पास बराबर था। अब ये जो पूरी प्रोसेस एसआईआर की हुई है, उसमें वो जो एक बराबरी का अधिकार सिर्फ मिला हुआ था, उसको भी छीन लिया गया है। और आपने बात की बीएलओस की, अभी तो सभी ने देखा है, जो ओपनली जो इतने बीएलओस ने, जिनकी किसी की डेथ हो गई, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो उसकी तो फैमिली कह रही है कि उसके ऊपर प्रेशर था कि आप जो माइनॉरिटी के और ईबीसी और ओबीसी के जो वोटर हैं उनका वोट हटाइए। तो ये प्रेशर कहाँ से था? ये प्रेशर तो जाहिर है कि अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन से ही आ रहा है ना। अगर ये प्रेशर आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन से ही आ रहा है। तो एक तरफ तो ये है कि आप बिल्कुल वोट हटाए दे रहे हैं उन लोगों के जो आपको लगता है कि वो जो सत्ता में बैठे हैं उनको वोट नहीं करेंगे। दूसरी बात ये जो आपने कही कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि प्रूव करे। अभी मैंने आज ही देखा सोशल मीडिया पे किसी ने आरटीआई डाली थी कि नरेंद्र मोदी जी के कागजात कहाँ है सिटीजनशिप के, तो उसका जवाब ये मिला कि वो तो बाय बर्थ इंडियन है, तो उनकी सिटीजनशिप का कोई पेपर्स का सवाल ही नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी क्या बाकी हिंदुस्तानी सिटीजन से कोई उनको एक्स्ट्रा वो मिली हुई है कि उनके लिए कोई कागज की जरूरत नहीं और बाकी हर एक हिंदुस्तानी को अपना कागज प्रूफ करना है? वो तो किसी से भी कह दें कि अपने पिताजी का या माता जी का बर्थ सर्टिफिकेट ले आओ, मेरे ख्याल में कोई हिंदुस्तानी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी के पास भी नहीं होगा ये ओनस जो है। और जिसके पास, इसके अलावा ये जिसके पास, जिसने पिछली बार इलेक्शन में वोट दिया है, जिसके वोट से आप जीत के आए हैं, लोकसभा भी आप जीते हैं और बिहार भी आप जीते हैं, उसको आज आप कह रहे हैं तुम वोटर नहीं हो, तो ये जिम्मेदारी मेरी तो नहीं हो सकती। अगर मेरे बाप दादा यहीं के जन्मे हैं, अगर उन्होंने यहीं पे जिंदगी गुजारी है, अगर मेरे पास यहाँ, मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास और चीजें हैं, तो आप ये कहेंगे कि जन्म पत्री लाओ, तो जन्म पत्री तो मेरे पास भी नहीं है और कहाँ से आएगी? तो ये तो बाकायदा एक पूरा षड्यंत्र है जिसमें आप लोगों को उनके वोट के अधिकार से, उनकी सिटीजनशिप के अधिकार से छीनना चाहते हैं। और मुझे पता नहीं जर्मनी से क्या क्या कुछ उन्होंने लिया है, लेकिन हम उसी रास्ते जा रहे हैं बिल्कुल, जहां पे आपने मार्जिनलाइज करके रख दिया एक पूरी बहुत सारी एक लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। आनंद जी, मैं एक चीज और शबनम जी, इसको एक और आगे बढ़ा दूं इस चर्चा को। जो ये बीएलओ का मामला है ना, देखिए पहली चीज तो ये है कि बीएलओ जो भी बना है वो कोई और सरकारी, वो या तो टीचर है या पंचायत अधिकारी है, उसका ये प्राइमरी काम नहीं है। नंबर एक, जब ये कंसीव किया गया था और जब इलेक्शन कमीशन को लगा कि इस तरह के कामों के लिए हमें कुछ कुछ लोग चाहिए, तो एक व्यवस्था ये हुई थी कि उसको 1,000 रुपये महीना, 12,000 रुपये साल का मिलता है, और वो साल भर अपना जनवरी में एक बार देख लेता है, फिर साल भर, क्योंकि एक ही बूथ होता है उसके पास, एक बूथ में अमूमन 1,200 से 1,400 वोटर होते हैं। अगर उसको 5 से उसको भाग दे दें तो 300 से कम ही 250-300 घर होते हैं, वो उनको ठीक से मैनेज कर सकता है।
लेकिन अगर आप उससे कहीं 30 दिन के अंदर, तो वो नहीं कर सकता, और उसका अपना काम नंबर एक। दूसरा, बिल्कुल ये एक और चीज हो रही है जो बीएलओ का अभी एक समस्या जो शुरू होगी। देखिए, बिहार में और उत्तर प्रदेश में हो सकता है ना हो, लेकिन बंगाल में अगर आप किसी का नाम काटा जाएगा जो कहीं और की वजह से कट रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी लोग ठहराएंगे बीएलओ पे। और अभी तो ये शुरुआत हुई है ना, क्योंकि जब आपके और हक हटेंगे तो लोगों का गुस्सा बीएलओ पे निकलेगा। वो एक एक बहुत अजीब सी स्थिति में हम लोग आने जा रहे हैं। एक तो मैं इस पे आपको पूछना चाहूंगा कि ये बीएलओ को आप इतना रिस्पॉन्स, एक महीने में व्हाट इज द टीयरिंग हरी। दूसरा, मैं एक चीज और आपसे से पूछना चाहूंगा, एक ये नया इन्होंने पैदा किया है बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, और ये पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने उसमें इन्वॉल्व कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ओनस है, वो अपने अपने वोटर बनवाए। जैसे मैं, आप तो इतना घूमी, मैं लखनऊ में रहता हूं, मुझे लगता है कि मैंने अपने लोगों के बीच में बहुत काम किया। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, पानी बिजली उनके हक की लड़ाई लड़ता हूं, उनके लिए रहता हूं। तो मैं 2027 का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मेरे हिसाब से सारी पॉलिटिकल पार्टीज अच्छी नहीं है, मुझे लगता है कि मैं लड़ सकता हूं। मैं बीएलए कैसे बनाऊं? कैन समवन कैन गिव द आंसर? क्योंकि इस देश का कानून कहता है कि आप भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और लेवल प्लेइंग बिल्कुल फील्ड है आपकी। तो मैं बीएलए कैसे बनाऊं, इसका आंसर भी मैं, मतलब वेयर आई गो। तो मैं शबनम जी इस पे भी जरा एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि ये पर से एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है जो सारी चीजें हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये, पहली बात तो ये कि जो आपने पहली बात कही बीएलओ की, और जो प्रेशर बढ़ेगा जैसे जैसे लोगों के वोट कटेंगे या उनसे ये सैकड़ों पेपर्स मांगे जाएंगे जो उनके पास नहीं होंगे। तो अभी तो सरकार का प्रेशर है बीएलओ के ऊपर कि 30 दिन में ये सब कुछ पूरा करके दो, जो कायदे से उसके पास 1 साल भर होना चाहिए ये करने के लिए। उस प्रेशर में इतने सारे बीएलओज ने की डेथ हो गई, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी की वैसे डेथ हो गई। तो जब ये प्रेशर बढ़ेगा उसके ऊपर भी, और लोगों की भी जब झुंझलाहट बढ़ेगी कि मुझसे मेरा वोटिंग का अधिकार, मुझसे मेरा नागरिक होने का अधिकार छीना जा रहा है, तो उसके सामने तो सबसे पहले बीएलओ ही होगा। और अभी पिछले 10 साल में जब से मोदी सरकार आई है, इतना एक वायलेंस का माहौल बना दिया है, एक लिंचिंग्स का माहौल बना दिया है कि कोई बात होती है तो लोग सीधा मारने पे उतरते हैं। पहले ऐसे हालात नहीं थे। तो उन हालात में कितने बीएलओज के ऊपर अटैक होगा, कितने बीएलओज मारे जाएंगे, ये बहुत सोचने वाली और बहुत खतरनाक बात है। इसका कुछ भी जी नतीजा हो सकता है। और जी दूसरी बात भी बिल्कुल सही है कि ये बीएलए, ये पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो वोटर बनाए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन लोगों को नियुक्त करे, अगर उसके पास लोग नहीं हैं तो लोगों को हायर करे, और वो इलाके में जाके एक एक घर में जाके, और जो वोटर, नए वोटर बनाने की बात है या चेकिंग करने की बात है, ये उनकी जिम्मेदारी है। आप तो सारी जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर डाले दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी की तो नहीं है। सही बात है कि अगर कल को आप सोचेंगे मुझे इलेक्शन लड़ना है, या मैं सोचूं मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो मैं थोड़ी ना बीएलए बन जाऊंगी, या मेरी जिम्मेदारी थोड़ी होगी कि मैं अपने पूरे इलाके में, मैं द्वारका में रहती हूँ, यहाँ पे 5 लाख 10 लाख जितनी भी पॉपुलेशन है आज की तारीख में, कि उनके मुझको बनाने हैं वोटर्स। वोटर बनाना तो आपका काम है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या रही? ना तो नहीं आप। नहीं, शबनम जी माफ कीजिएगा, मैं बीच में टोक रहा हूं। नहीं, मान जी लीजिए आपके यहाँ 300 पोलिंग बूथ हैं, मैं एमएलए की बात कर रहा हूं, जी आप जी बनाना चाहते हैं, आपको इलेक्शन कमीशन ये अथॉरिटी ही नहीं देगा कि आप अपना बीएलएल बनाएं, भाई ही विल नॉट रिकॉग्नाइज यू। मेरा मूल प्रश्न तो वहीं से है। जी मतलब जी ये इलेक्शन कमीशन बिल्कुल नालायकी का काम कर रहा है। और दूसरा, एक मैं एक और इससे इससे एक मतलब सप्लीमेंट्री भी इसके साथ, इस देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मूल जिम्मेदारी ये भी है, वो कोई न्यायपालिका का थर्ड लास्ट स्टेज नहीं है। उसका काम एक ये भी है कि इस देश के संविधान ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये उसका दायित्व है। मैं उस पर भी एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो आज से नहीं, मैं कहूंगी कि पिछले कई साल से, मतलब ऑलमोस्ट अब 4-5 साल होने को आ रहे हैं या ज्यादा ही शायद, जो बहुत ज्यादा मायूस कर रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली एक सिटीजन के पास क्या चीज रह जाती है जब आप हर तरफ से मायूस होते हैं, जब सरकार जो है वो सारे ऐसी चीजें कर रही है जो एंटी डेमोक्रेटिक है, जब लगातार हमारे संविधान पे हमले हो रहे हैं, चाहे वो अभी ये एसआईआर का मामला हो या पहले और भी मामले हो, या हम बाबरी मस्जिद का ही अगर हम पूरा का पूरा जजमेंट जिस तरह से हुआ वो ले लें, और उसके बाद बहुत सारे, बल्कि मैं तो और पीछे जाऊंगी, 2002 या 1984, सुप्रीम कोर्ट जो है वो
उसकी जिम्मेदारी होती है कि कई बार जब ऐसे हालात हो जाए, इलेक्शन सर पे है और आप अपनी हियरिंग की डेट्स, अभी आपने एक सवाल पूछ लिया, अभी दूसरा सवाल पूछ लिया, वो जो अर्जेंसी है उसको आप नहीं समझ रहे हैं। अर्जेंसी जो है कि अर्जेंसी ये है कि आप इसको रोकें उस प्रोसेस को। जब वो सैकड़ों आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, लोगों के पास नहीं है, वो नहीं दे पा रहे हैं, इलेक्शन सर पे है, तो या तो आप उस प्रोसेस को रोकें कि भाई जिसके पास पिछली बार कार्ड था और जो नए वोटर हैं उनको वोटर बनाइए और उनको इस इलेक्शन में वोट देने दीजिए, फिर आप इस प्रोसेस को आगे ले जा सकते हैं। ना वो ये कर रहा है, ना वो कर रहा है, वो कहीं बीच में आधे में लटका देता है। आपको ये भी लगता है कि कहीं कुछ उम्मीद है, लेकिन वो उम्मीद कहीं जिसका रिजल्ट आता हुआ नहीं दिखाई देता। तो एक दिन एक छोटा सा, एक अच्छा कोई छोटा सा बहुत आ जाता है ऐसा सुप्रीम कोर्ट में फैसला जिसमें आप खुश हो जाते हैं, और उसके बाद एक ऐसा फैसला आ जाता है जिसको लेके आप रोते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर गवर्नमेंट के अधीन काम करने लगे या उनकी धमकियों के अधीन काम करने लगे, वेरियस जजेस, मैं पूरे सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह रही, मेरा अब भी मानना है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हमारे हाई कोर्ट्स हो, इवन बाकी जो कोर्ट्स हैं उसमें अभी भी ऐसे जज बैठे हुए हैं जो प्रेशर में नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर अपने जो उनका दायित्व है, जो उनकी जिम्मेदारी है, अगर वो उसके पीछे हट जाएगा तो डेमोक्रेसी को कौन बचाएगा इस देश में? फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं रहती कि यहाँ पे अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो ऑलरेडी आधा हिंदुस्तान क्या दिमागों पे तो कब्जा कर चुका है, और बहुत कुछ सारी जो हमारी मेजर जिसे कहें कि ब्यूरोक्रेसी है, कि पार्लियामेंट है या मीडिया है, सब पे कब्जा कर चुका है। अब अगर जुडिशरी भी उनके अंदर चली जाती है तो उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है। शबनम जी, मैं आखिरी अंतिम सवाल कर ले रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक और नई चीज हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि हम डिटेंशन सेंटर भी बना रहे हैं हर जिले में। नो, इसको कई लोग इससे मिला के देख रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि सीएनआरसी से आगे का ये कुछ है। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर हर जिले में बना दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? क्योंकि ये बिल्कुल साफ साफ सीएनआरसी का ज्यादा स्ट्रॉन्गर वर्जन है, जहां पे हर, और खास करके जो अल्पसंख्यक हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप अपने प्रूफ करिए, और अजीब अजीब तरह के कागज मांगे जा रहे हैं जो हम लोग भी नहीं, कोई नहीं दे सकता है। मैं एक अंतिम वो कि डिटेंशन सेंटर की भी एक धमकी, एक डर और धमकी उत्तर प्रदेश में। देखिए, हम, जैसा मैंने पहले कहा कि हम बिल्कुल जर्मनी के रास्ते जा रहे हैं। जो वहां पे जिस तरह कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए, जिसमें ज्यूस को डाला गया, वो बाद में खैर और भयानक उसका रूप उन्होंने लिया, लेकिन ये जो कदम है ये उसी तरफ जा रहे हैं। डिटेंशन सेंटर आप किसके लिए बना रहे हैं? पहले आप एसआईआर या सीएनआरसी के जरिए आप लोगों से उनकी नागरिकता छीन रहे हैं, जो यहीं के रहने वाले हैं, जिनकी पुश्तें यहाँ पे या तो दफनाई जा चुकी हैं या उनका यहीं पे पैदा हुए, यहीं मरे, यहीं उनकी राख इसी मिट्टी में फैलाई गई। उन सब से आप, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, मुसलमान हो, खासतौर से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनसे आप नागरिकता उनकी छीन रहे हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप उनको डिटेंशन सेंटर्स में भेज दें। तो ये, हम बिल्कुल भी जर्मनी से कहीं अलग, उस रूट से हम कहीं अलग नहीं जा रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक है। और फ्रैंकली आप मुझसे पूछें तो मुझे आज की तारीख में इसका रास्ता नहीं पता। अभी तक ये था कि हमें ये दिखता था कि हम इस तरह लड़ें तो हम इन चीजों को कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन बिहार के इलेक्शन के बाद जिस तरह से खुलेआम बिहार का इलेक्शन को चुराया गया, बल्कि डाका डाला गया, उसके बाद ये रास्ता नहीं दिख रहा है। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर काम भी करें तो अगर इलेक्शन इनको इसी तरह जीतने हैं और इसी तरह लोगों से उनकी नागरिकता और उनका वोटिंग अधिकार छीन लेने हैं, तो फिर काम भी जिस तरह हम लोग करते हैं या एक्टिविस्ट करते हैं, उस काम का मतलब भी क्या है? मुझे लगता है कि इस वक्त सभी उन लोगों को जो संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश में लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, उनको नए तरीके ढूंढने होंगे, जिसका फिलहाल मेरे पास जवाब नहीं है। मुझे खुद भी वाकई समझ में नहीं आ रहा, शायद पहली बार जिंदगी में हुआ है, कि आगे कौन सा कदम लेना है जिससे इस पागलपन को हम रोक सकें। और शबनम जी, ये बिल्कुल क्लियर है कि देखिए, जो एक बार बार हम लोग कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टीज और सड़क पे उतरना होगा। किसान तो सड़क पे उतरे, तो उससे अच्छा और मेरे जीवन काल में मेरी भी उम्र हो गई, मैंने उससे अच्छा ऑर्गेनाइज
संगठित, व्यवस्थित, डिसिप्लिन वो नहीं देखा था। अब लोग उसमें कह रहे हैं नहीं वो एक जगह के किसान थे। किसान आंदोलन एक इसका वो बेहतरीन वो नमूना है कि ये सरकार सुनने ही को नहीं तैयार है। तो अब रास्ता तो मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस देश में कहीं ना कहीं आम जन की आखिर में, क्योंकि द लास्ट राइट इज विद द कॉमन मैन, और अभी तक कॉमन मैन ने आज तक निराश नहीं किया। बहुत बहुत अच्छे दिन आए, बुरे दिन आए, लेकिन द कॉमन मैन, लेट्स सी, आई मीन हम लोग को तो भाई उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू सो शुक्रिया, मच। थैंक यू। शुक्रिया, नमस्कार।